Hello everyone, this is Archita here. Welcome to our YouTube classes with the teacher. We are going to learn about moral development of theory. चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय रहेगी कोहलबर्ग की नैतिक विकास का जो सिद्धांत था है ना, उसका जो हम लोग अवस्था पढ़ रहे थे, उसका जो मैंने आपको दो अवस्था को पहले जो पार्ट है उसमें बता चुकी हूँ। ये आपका तीसरा अवस्था है। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। दोनों अवस्था को मैंने वो पहले पार्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हूँ। आप लोग वहाँ जाकर यूट्यूब प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। थर्ड है आपका उत्तर परंपरागत अवस्था। ये जो अवस्था है आपका 13 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, जिसको टीन एज भी बोलते हैं, जो आपको किशोरावस्था जो बच्चे आ जाते हैं, उसके लिए जो अवस्था है आपका काम आएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, चलिए इसमें क्या करते हैं, जो किशोर लोग रहते हैं ना, जो 13 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे रहते हैं, वो इस उम्र में अपना डिसीजन स्वयं लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सारा डिसीजन क्या करते हैं, स्वयं लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी आपका दो उप स्टेज है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए को ठीक है, पहला टॉपिक क्या था आपका, सामाजिक सहमति की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या है आपका देखेंगे, कोई भी बालक इस अवस्था में समाज के प्रति अच्छा कार्य करता है, वह नहीं चाहता कि समाज के साथ उसका समझौता टूटे। ठीक है, इस अवस्था में जब बच्चा आता है तो क्या करता है, जो भी समाज में रीति रिवाज, जो भी नियम कानून चल रही है, उस नियम कानून को जानता है कि कुछ नियम कानून को स्वयं से बदल सकता है, या फिर ये सही तरीक़ा से नहीं चल रही है, या वो समझता है कि सही नहीं है, फिर भी तो बच्चा क्या करता है कि नहीं, अगर मैं बोलूँगा यहाँ पास तो क्या है, समाज के साथ मेरा जो समझौता है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है, समाज जो मुझे आज अच्छा ठहरा रहा है, अगर मैं इस गलत को, इसके ऊपर अगर मैं क्या ऑब्जेक्शन उठा दूँ कि नहीं ये गलत है, ऐसे करके तो समाज मुझे क्या करेंगे, गलत ठहराएंगे। ये सोच करके बच्चा क्या है, इस अवस्था में है ना, लिखा भी है सामाजिक सहमति की अवस्था। ठीक है, जिस नियम को समाज ने सहमति दे दी है, उस नियम में जो बच्चा है जानते हुए भी कि गलत है, उसमें वो परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को। छात्र पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व के अपने अंदर समाहित करने लगता है। ठीक है, जो सामाजिक कार्य रहता है ना, उसका पूरा अपना जो उत्तरदायित्व रहता है उसको अपने ऊपर लेने लगते हैं जो बच्चे हैं, वो इस अवस्था में है ना। किशोरावस्था वैसे भी क्या है आपका आंधी तूफान की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या करते हैं, वो जितना हो सके वो अच्छा कार्य करे, है ना, क्योंकि उसको समाज को दिखाना रहता है कि हाँ मुझे भी क्या करना है, समाज को अच्छा करके दिखाना है, समाज में अपना नाम रोशन करना है, और मुझे क्या करना है, अच्छे काम करने करके। जो किशोर रहते हैं ना, जो भी आपको जैसे आप सामाजिक कार्य होता है ना, किसी के यहाँ 10 गात्र कार्यक्रम हो रहे तो वहाँ भी किशोर क्या हो जाते हैं, तो जो भी आपका खाना पीना की व्यवस्था को देखने लगते हैं, या फिर राजनीति में सपोर्ट करने के लिए चले जाते हैं ना। और कई बच्चे को अगर ना पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं, तो वो जल्दी से गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, इसलिए वो क्या करने लगते हैं, वो जल्दी अपना जो क्या है कार्य को एकदम ईमानदारी से करने लगते हैं। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में परिवर्तन करने लगता है। ठीक है, इस अवस्था में देखो, चूंकि बच्चे जो है ना, अभी हम नेक्स्ट जो पार्ट में क्या देखे थे, आपका पहला दूसरा अवस्था में देख रहे थे, तो पहला अवस्था में बच्चे में नैतिकता नहीं थी। जब दूसरे अवस्था में नैतिकता आया भी तो क्या हुआ, उसमें बच्चे अपना ही जो प्रॉफिट को देख रहे थे, लेकिन अब क्या करता है बच्चा कि नहीं, हमें अपने व्यवहार में क्या करना है, धीरे धीरे परिवर्तन करना है, और जो समाज चाहते हैं हमें वही व्यवहार करना है। ये सोच करके फिर बच्चे क्या करते हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन करने लगते। ठीक है, देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपका, बी नंबर का सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। ठीक है, जो आपको कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो 6वीं अवस्था थी, है ना, तो जो तीसरी अवस्था का जो उत्तर परंपरागत अवस्था थी, उसका ये आपका दूसरा नंबर का है सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है आपका, इस अवस्था में बालक विवेक का प्रयोग करता है, वह कुछ नियम अपने आप बनाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या करते हैं बच्चे, अपने स्वयं का दिमाग का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, और क्या करते हैं, वो कुछ नियम अपने आप बनाते हैं। अब देखो, इसके जो पहले वाले अवस्था थे उसमें क्या करते थे बच्चे, नियम को जानते थे कि क्या गलत है, जानते हुए भी क्या करते थे कि नहीं समाज में मेरा बेइज्जती हो जाएगा, या फिर समाज से मेरा समझौता टूट जाएगा,
इसलिए ये सोच कर क्या करते थे बच्चे कि उस नियम को गलत होते हुए भी उसको सही नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन इस अवस्था में क्या करते थे बच्चे कि नहीं, नियम जो बना हुआ है वो हमारे लिए बनता है और जिस तरह से हम लोग अपने जीवन यापन करना चाहते हैं हम लोग कर सकते हैं। समाज में जितना भी नियम कानून बना हुआ है इसको किसी भगवान ने नहीं बनाया है, ना तो पहले से बना हुआ है। इस नियम को हम मनुष्यों ने आपस में मिल करके अपने जीवन यापन को सरल तरीक़ा से व्यतीत कर पाए इसलिए बनाया है। और ये जो नियम है वो समय के अनुसार परिवर्तित हो सकती है, हम इसको बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। ये सोच करके बच्चे क्या करते हैं, इस अवस्था में जितना भी नियम कानून बना रहता है उसको क्या कर देते हैं, वो तोड़ देते हैं और अपने हिसाब से फिर वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको सामाजिक कुरीतियाँ है ना, इस अवस्था में आने के बाद फिर लड़कियाँ भी क्या हो जाती है, आपका मैच्योर हो जाती है, लड़के भी मैच्योर हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं लोग, अब लड़कियाँ जो घर के काम काज में ही वहीं तक सीमित रहते हैं, वो भी बाहर अब जाने लगते हैं। बाहर में अपना जो कॉलेज है ना, और अपना जो बाहर में जो जॉब करने की जो उन लोगों का सपना है, वो भी बिजनेस करने की सपना है, वो भी अपनी लड़कियाँ क्या करती है पूरा करते हैं। और लड़के का भी क्या है, लड़के जो सिर्फ अभी बाहर का काम करते थे वो क्या करते हैं, अब घर में भी वो खाना भी बना लेते हैं, झाड़ू पोछा सब कर लेते हैं। क्यों पता है, देखो जब हम लोग अपने घर से बाहर तैयारी करने के लिए जाते हैं तो रूम रेंट में रहते हैं, तो लड़के वहाँ हमारी माँ या फिर बहन थोड़ी जा कर पूरा काम करते, लड़के भी क्या करते हैं, जो जितना भी अपने घर में करते हैं सारा काम अपना स्वयं वो कर लेते हैं। तो देखिए इस अवस्था तक आते आते क्या कर लिए, जो लड़के लड़कियां हैं अपने जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही है ना, जो रूढ़िवादी परंपरा चल रही है, सारी चीज़ में क्या कर लेते हैं, वो परिवर्तन कर लेते हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक नैतिक अवस्था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करते हैं जो सर्वमान्य हो, ठीक है। कहने का मतलब है ऐसे मानकों, है ना, ऐसे मानकों मतलब कि क्या है आपका, ऐसे मानकों का प्रयोग करते हैं जो सर्वमान्य है, मतलब ऐसे नियम या कानून वो लोग स्वयं बनाते हैं। मानक का मतलब होता है नियम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नियम, ठीक है। मानक मतलब होता है नियम या फिर कानून जो भी है, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जो नियम है उसको समाज में मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सार्वभौमिक हो, सर्वमान्य हो, प्रत्येक परिस्थिति में अनुकूलन हो, ऐसे नियम या फिर कानून वो क्या करते हैं, बना करके लाते हैं, ठीक है। चलिए ये तो था आपका जो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की जो आपका 3 अवस्था थी उसका 6 पूरा आपका क्या है, इसका चरण है, उसको मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट 2 पार्ट में आपको बताई हूँ, ठीक है। तो अब क्या करना, आप लोग इस पार्ट को जो तो देखना ही है, इसके पहले पार्ट में भी जाकर देखना, आप लोग पूरा डिटेल उसमें समझाई हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसके बाद हिंज का कहानी को, ठीक है। अब हिंज की कहानी में क्या है, अब इसमें देखेंगे हम लोग नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कण के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हिंज की कहानी को। जो आपका कोहलबर्ग है ना, वो क्या करते थे, आपका जो इसमें नैतिक विकास के बारे में जब किसी को समझाना रहता है या फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना रहता है तो क्या करते थे ना, बहुत छोटा छोटा लघु कथा लेकर के आते थे। उसके बाद फिर ना हर एक एज के बच्चों को हम बैठा करके क्या करते थे, उससे उस कहानी को पढ़ा करके, उस कहानी को बता करके, है ना, फिर उस कहानी से वो क्वेश्चन करते थे कि ये जो आदमी है सही किया है कि नहीं किया है ना, यदि आप इसके जगह में रहते तो आप क्या निर्णय लेते। तो उसी बात में हम लोग देखते हैं कि इसमें अब जो कोहलबर्ग है, एक लघु कथा था जो कोहलबर्ग का, वो था आपका हिंज की कहानी, ठीक है। अब जो कोहलबर्ग है हिंज की कहानी को अब कुछ बच्चों के सामने में रखा और उस बच्चों की जो नैतिक तर्कड़ा या फिर नैतिक दुविधा थी उसके बारे में उसने आकलन किया, ठीक है। चलिए हम भी आज क्या करते हैं, और जो हिंज की कहानी है उसको पढ़ते हैं और सुनते हैं, और आप भी और मैं भी इसको पढ़ करके अपना क्या तर्क है उसको सामने में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंज की कहानी। हिंज नामक एक व्यक्ति था, कौन था आपका, हिंज नामक एक व्यक्ति था, ठीक है। यूरोप में एक महिला मौत के कगार पर थी, ठीक है। जो आपका हिंज थी ना, हिंज और उसकी पत्नी दोनों कहाँ रहते थे, आपका यूरोप में रहते थे। अब दोनों रहते थे यूरोप में। एक दिन अचानक क्या हुआ, जो हिंज की उसकी पत्नी थी, है ना, हिंज की जो पत्नी थी उसका क्या हो गया, क्या है कि तबीयत बहुत खराब हो गई, एकदम ऐसा कंडीशन था कि वो मतलब अब तब अगर उसको दवाई ना मिले तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगी, इस कगार में थी, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए, है ना। तो डॉक्टर ने क्या कहा हिंज को कि हिंज, आपकी जो पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है,
लेकिन और उसका लिए जो क्या है दवाई यहाँ आसपास में नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से कोई एक दवाई है, शायद उससे इनकी जान बच सकती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो एक तरह का क्या था, आपका रेडियम था। जो दवाई था क्या था, एक तरह का रेडियम था, जिसकी खोज उस शहर के एक क्या आपका फार्मासिस्ट ने किया था। ठीक है, जो एक वैज्ञानिक था ना उसने किया था उसको। ठीक है, सॉरी, एक जो फार्मासिस्ट था उसने किया था। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई वाला दवाई बनाने के खर्च से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांग रहा था। ठीक है, अब देखिए, अब हिंज की जो पत्नी थी मौत का कगार पर थी, है ना। अब जो मेडिकल में या फिर आसपास में कहीं भी उस दवाई को वो दवाई नहीं मिल रही थी। अब हिंज की जो डॉक्टर थे उसने बोला कि हिंज शायद एक दवाई है, उससे आपकी जो पत्नी की जान बच जाएगी। लेकिन जब हिंज ने गया उस क्या आपका फार्मासिस्ट के पास कि भाई इस दवाई को मुझे दे दो, मेरी पत्नी मौत के कगार पर है, तो उसने क्या किया, ठीक है भाई मैं इस दवाई को आपको दे दूंगा, लेकिन इसका आप मुझे 10 गुना पैसा देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। औरत का इलाज करवाने के लिए उसका पति हिंज उन सबके पास गया जिससे वह जानता था, और उसे केवल कुछ पैसे ही उधार मिले जो कि दवाई के दाम से आधा था। ठीक है, अब जो क्या है आपका, अब देखो दवाई तो मिल गया था, है ना, फार्मासिस्ट के पास, लेकिन वो दवाई क्या था आपका, बहुत महंगा था। अब ले दे करके जो आपका हिंज है उस शहर में 2-4 लोगों को जिसको भी जानता था उससे उसके पास गया और उनसे उसको पैसा मिला तो ऐसा मिला कि उस दवाई का आधा था। अब आधा पैसा कहाँ से आता। ठीक है, चलिए अब आगे कहानी को आगे देखिए के आधे ही थे। उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है और उस दवाई को सस्ते में दे। ठीक है, और हिंज ने क्या किया, जो उसका दाम 10 गुना था उसने क्या बोला कि इस दवाई के आधे दाम में मुझे इस दवाई को दे दो, है ना, सस्ते में दे दो। लेकिन वह उसके बाकी पैसा, और क्या बोला कि वह उसके बाकी पैसा बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने मना कर दिया। दवाई वाले ने कहा कि मैंने यह दवाई कड़ी मेहनत से बनाई है, मैं इसे बेचकर पैसा कमाऊंगा। ठीक है, दवाई वाले ने क्या कहा कि मैं इस दवाई को आधे दाम में नहीं दूंगा, मैंने इस दवाई को बहुत ही कड़ी मेहनत से अपना खून पसीना एक करके क्या किया है, इसको बनाया है, मैं इसे बेच करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा। ठीक है, तब हिंज ने, है ना, अब देखो इधर हिंज की पत्नी बीमार थी, वो बेचारी मरने वाली थी, है ना, और इधर उसके इलाज के लिए दवाई बना हुआ था, उसके लिए पूरी तरह से पैसा क्या नहीं हो पाया था, आपका जुगाड़ नहीं हो पाई थी, है ना। अब उसके लिए आधा ही पैसा था, तो हिंज ने अपना दिमाग लगाया कि जो दवाई वाले से बोला कि इसको आधे पैसा में दे दो, है ना, और आधा पैसा मैं आपको बाद में दे दूंगा। लेकिन फिर भी से दुकान वाले ने क्या किया, उसकी बात को नहीं माना, नहीं मैं पैसा इसको दवाई को नहीं दूंगा, मैं इस दवाई को बेच करके पैसा कमाऊँ। ठीक है, तब जो आपका हिंज है मजबूर होकर के क्या किया, उसका दुकान तोड़ दिया। हिंज ने क्या किया, उस आदमी का दुकान तोड़ दिया और दवाई चुरा लिया और अपनी पत्नी की जान बचा ली। ठीक है, तब हिंज ने क्या किया, उसके दुकान को तोड़ दिया और फिर क्या किया, वो अपनी पत्नी की जान बचा ली। ठीक है, चलिए ये तो था आपका हिंज की कहानी। अब हिंज की कहानी को पढ़ करके आप में क्या नैतिक तर्कणा आ रही है ना, क्या आप सोचते हो क्या हिंज को चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए था, है ना, उसके बारे में 2 पॉइंट और है, उसको देखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अब हिंज की जो कहानी को पढ़ करके हमारे जो दिमाग में वो कौन सी जो है तर्कणा विकसित हुई है। ठीक है, आप भी बताना, मैं भी बता रही हूँ। ठीक है, देखो पहले क्या था आपका नैतिक दुविधा, है ना, ये आपको भी लगा होगा कि मैं क्या करूँ या फिर हिंज को क्या करना चाहिए था, उस कहानी को पढ़ने के बाद हमको वैसे ही लगा। ठीक है, चलिए दुविधा क्या होते हैं, मोरल डिलेमा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोरल डिलेमा। ठीक है, देखेंगे सही और गलत के बारे में निर्णय ना ले पाना, है ना, नैतिक दुविधा का मतलब क्या होता है, सही और गलत के बारे में निर्णय ना ले पाना कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, है ना, अगर हिंज क्या चोरी करता है तो क्या कर लेगा, पुलिस पकड़ लेगा, और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है, अगर वो चोरी नहीं करेगी तो क्या होगा, उनकी बीवी मर जाएगी। ठीक है कि ना, है ना। चलिए देखेंगे आप दूसरा क्या है आपका नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। दूसरा क्या है नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। इसमें देखेंगे
सही और गलत में से किसी एक को चुनना। ठीक है, सही या गलत में से किसी एक को चुनना। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, हिंज ने क्या चुना था? हिंज ने चोरी को चुना। हिंज ने क्या चुना था आपका? चोरी को चुना। ठीक है, अब देखो अगर ये चोरी नहीं करता तो इनकी बीवी मर जाती। अगर चोरी कर लिया तो भले से बाद में अपना पुलिस जो भी करेगा, लेकिन अभी तो इनका बीवी की जान बच गई ना। ठीक है, तो ये था आपका जो कोहलबर्ग ने जो हिंज की कहानी दी थी, है ना। उस कहानी के माध्यम से हमें दो चीज़ों से अवगत कराई है कि पहला क्या है आपका नैतिक दुविधा और दूसरा क्या है आपका नैतिक तर्कण, है ना। हम भी कभी कभी इन्हीं दोनों स्थिति में फंस जाते हैं कि हमें ये चीज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। अगर देखो, अगर हम लोग कोई हॉस्पिटल जा रहे हैं और सामने में क्या आपका रेड जो लाइट जलने लगती है ना, अगर हम लोग एम्बुलेंस में जा रहे हैं तो अब उस टाइम देखते हैं कि हमारे एम्बुलेंस में जो आदमी बैठा हुआ है वो मरने की कगार में है, तो क्या हम जो रेड लाइन का जो ग्रीन लाइन होने तक वेट करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। क्योंकि देखो अगर हम लोग वहाँ पर वेट करेंगे तो जो व्यक्ति रहेगा वो मर जाएगा। अगर हम लोग चले जाएंगे तो जो ट्रैफिक सिग्नल वाले रहते हैं पुलिस पकड़ लेगा। तो हमें किसी भी तरह से हमें हॉस्पिटल पहुंचना है, ना कि हमें पुलिस का परवाह करनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचक कार कौन है। ठीक है, आलोचना कैरोगल गिलिनर्स ने अपनी पुस्तक इन ए डिफरेंस वाइस में कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग का सिद्धांत पुरुषों के नैतिक विकास पर आधारित है और महिलाओं के नैतिक अनुभवों को नज़रअंदाज करता है। गिलिगन ने तर्क दिया कि महिलाएं नैतिक निर्णय लेते समय संबंधों और देखभाल को अधिक महत्व देती है, जबकि कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय और अधिकारों पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, इस आलोचना को सुनकर के आप क्या समझे? चलिए मैं अपनी भाषा में इसको बता देती हूँ। जो आपका कैरोल गिलिगन जो साहब थे, इसने कोहलबर्ग की जो सिद्धांत है उसका आलोचना की है और उसने बताया है कि कोहलबर्ग ने अपने पूरे सिद्धांत में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया हुआ है किसकी अपेक्षा? आपकी महिलाओं की अपेक्षा, है ना। इसमें महिलाओं के जो अनुभव है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और पुरुषों की जितने भी मतलब बातें हैं उसको इसमें अच्छे से बताया हुआ है। मतलब इस सिद्धांत में पूरी तरह से कह दिया जाए तो रूढ़िवादिता और आपका लैंगिक भेद है उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया है। इसमें स्त्री और पुरुष में भेदभाव किया गया है। ठीक है, यही कहना चाहते कौन? आपका कैरोल गिलिगन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि